हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के अहम शहरी असनाफ के बारे में। ये उर्दू के हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। आप किसी भी एग्जाम की उर्दू के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं वासोख्त किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कई बार आप सबके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो वासोख्त समझते हैं। वासोख्त का लफ्ज वासोख्तन से मुश्तक है, जिसके लुग़वी माना आशिक का माशूक से मुंह को मोड़ना है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। शायरी के इस्तिलाह में वासोख्त उस नज्म को कहते हैं जिसमें आशिक महबूब की मुतलव्वन मिजाजी, हरजाईपन और बेवफाई को देखकर उसे बेजारी का इजहार करता है और किसी दूसरे माशूक से दिल लगाने की धमकी देता है। तो ये बात होगी वासोख्त का लफ्ज किससे बना है, उसके लुग़वी माना क्या है और इस्तिलाह शायरी में वासोख्त किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है, तारीफ जो है, इसे जरूर आप याद रखेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन बने भी हैं। तारीफ आपको दे दी गई, ऐसी नज्म जिसमें आशिक महबूब की मुतलव्वन मिजाजी, हरजाईपन और बेवफाई को देखकर उसे बेजारी का इजहार करता है और किसी दूसरे माशूक से दिल लगाने की धमकी देता है, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे वासोख्त, रेख्ती, शहर आशोब, सोनेट। इस तरह के 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? वासोख्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वासोख्त की इब्तिदा फारसी में हुई। वहशी यज़दी को इसका मुजिद समझा जाता है। आप नोट कर सकते हैं वासोख्त की इब्तिदा कहां से हुई है? फारसी से हुई है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। उर्दू शायरी ने फारसी शायरी की दूसरी असनाफ की तरह वासोख्त को भी अपनाया। उर्दू अदब में वासोख्त पहले तरकीबबंद हयत में लिखे जाते थे, लेकिन बाद में मुसद्दस और दूसरी हयतों में भी लिखे जाने लगे। आबरू, हातिम, सौदा, ताबा और मीर तकीबीर ने वासोख्त लिखे। ये कुछ अहम शोरा के नाम हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। मीर के वासोख्तों में ये जिद्दत पाई जाती है कि उन्होंने माशूक की बेवफाई देखकर एक फर्जी महबूब के हुस्न का जिक्र करते हुए उससे दिल लगाने और उसके हो रहने की धमकी अपने माशूक को देते हैं ताकि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो और आशिक की तरफ दोबारा तवज्जो कर ले। मिसाल के तौर पर मीर के वासोख्त का ये बंद पढ़िए। और महपारा भी इस शहर में मशहूर है, अब देखना कुछ हो उसी का मुझे मंजूर है, अब उसकी महबूबी और खूबी का ही मज़कूर है, अब सिर्फ उसी पे करूंगा अपना जो मकदूर है, अब उस कने जिद से तेरी शाम से हर जाऊंगा, घर से जिस दम उठूंगा उसके ही घर जाऊंगा। मीर ने वासोख्त में जिस नई चीज का इजाफा किया, आने वाले शोरा ने उसे हाथों हाथ लिया और उसे मकबूल आम बनाया। जुरात, कल्क, अमानत लखनवी और अमीर मीनाई ने अच्छे वासोख्त लिखे। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी वासोख्त किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं शहर आशोब किसे कहते हैं। शहर आशोब एक ऐसी नज्म का नाम है जिसमें किसी शहर, अहद या कौम की बर्बादियों, तबाहकारियों का जिक्र दर्दमंदाना तरीके से किया जाता है। ये तारीफ भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछी गई है। यूजीसी नेट के एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी ऐसी नज्म जिसमें किसी शहर, अहद या कौम की बर्बादियों, तबाहकारियों का जिक्र दर्दमंदाना तरीके से किया जाता है, किसे कहते हैं, क्या है? तो वो है शहर आशूब। आगे बढ़ते हम लोग। इब्तिदा में ये ऐसे क़ितों या रुबाइयों का मजमुआ थी जिनमें मुख्तलिफ तबकों और मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों के हुस्न जमाल और उनकी दिलकश अदाओं का बयान होता था। लेकिन बाद में शहर आशूब के मफहूम में तब्दीलियां होती रहीं और उसकी हयत और मौजू में भी तनव्वुर पैदा होता रहा। इब्तिदा में शहर आशूब क़ितों और रुबाइयों की शक्ल में लिखे जाते थे, लेकिन बाद में मसनवी, कसीदे, मुखम्मस और मुसद्दस की हयत में भी लिखे जाने लगे। उर्दू में मुताद्दिद शहर आशूब कहे गए। सौदा, कायम, हातिम और नज़ीर अकबर आबादी ने शहर आशूब लिखी। सौदा का मुखम्मस शहर आशूब, ये इंपॉर्टेंट है। सौदा का मुखम्मस शहर आशूब यानी जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। कि चंद बंद गौर से पढ़िए जिससे आपको अंदाजा होगा कि उर्दू शोरा ने अपने मुल्क की तबाही पर किस तरह आंसू बहाए हैं।
ये बाग खा गई किसकी नजर नहीं मालूम, न जाने किन ने रखा यहाँ कदम, वो कौन था शूम, जहाँ ते सर व सनोबर अब जहाँ है जकूम, मची है जाग व जगन से अब इस चमन में धूम, गुलों के साथ जहाँ बुलबुलें करती थी कलोल, नजीब जादियों का इन दिनों है ये मामूल व बुरका, सर पे है जिसका कदम तलक है तूल, है एक गोद में लड़का गुलाब का सा फूल, और उनके हुस्न तलब का हर एक से ये उसूल की खाके पाक की तस्बीह है जो लीजिए मोल, जहाँ आबाद तो कब इस सितम के काबिल था, मगर कबू किसी आशिक का ये निगर दिल था कि यूं मिटा दिया गोया कि नक्शे बातिल था, अजब तरह का ये बहरे जहाँ में साहिल था कि जिसकी खाक से लेते थे खल्क मोती रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में रेख्ती किसे कहते हैं, वासोख्त हो गया, शहर आशो, बात करते हैं रेख्ती के बारे में। उर्दू की बहुत सी असनाफे सुखन फारसी से दरआमद हुई हैं, लेकिन रेख्ती खालिस ठेठ उर्दू और भाषा से ताल्लुक रखती है। रेख्ती में रोजमर्रा और उमूमन औरतों के मुहावरों का जिक्र होता है। यूं तो हुस्न के खारजी मज़ाहिर के बयान से लखनवी दबिस्तान की गजल आरी नहीं, ताहम गजल में औरतों के नाक नक्शे, कंघी चोटी और उनके लिबास और सामाने आराइश का बयान मुस्तहसिन नहीं समझा गया, मगर रेख्ती में यही लवाजिमात सिल्फ का हुस्न समझे गए। बेसिकली आपको याद रखना है कि रेख्ती में रोजमर्रा और अमूमन औरतों की जुबान में औरतों के मुहावरों का जिक्र होता है, इसकी तारीफ को याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। और बकौले डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, इससे एक फायदा ये भी हुआ, बकौले डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, इससे एक फायदा ये भी हुआ कि अगले जमाने के घरेलू साजो सामान की ऐसी तफसीलें महफूज हो गईं जो अब मादूम होती जा रही हैं। रेख्ते में अशार चूंकि औरतों की जुबान से अदा किए जाते हैं, इसलिए इस सिन्फ में वो सारी लफ्जियात जो एक मखसूस अहद और मखसूस मुआशरे के रोजमर्रा और मुहावरों पर मबनी है दाखिल हो गई। ये लफ्जियात इस सिन्फ की एक इम्तियाजी खुसूसियत और उसकी सिन्फी शनाख्त का एक अहम वसीला है। मशहूर रेख्ती गोशवारा में हाशमी बीजापुरी, सैयद मोहम्मद कादिर, रंगीन, इंशा, जॉन साहब, नाजनीन, उनका बेगम और शैदा काबिल जिक्र हैं। मिसाल के तौर पर रेख्ती के चंद अशार पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए कुछ अशार आपके सामने दिए गए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे रहूंगी मैं के अपने जाकर सवारी मंगवा दो मुझको साहब, ये सास नंदों की बोली ठोली करूंगी मैं कब तक भला गवारा, वो तलवे मेरे धो धो के पिए मैं जूतियां मारूं, बता दे जान साहब ऐसा कोई टोटका हमको। चलिए बात करते हैं गीत किसे कहते हैं। गीत उर्दू में हिंदी से दाखिल हुआ, गीत उर्दू में हिंदी से दाखिल हुआ, नोट कर लीजिए। आजकल हजारों गीत हरयत में मौसीकी और राग में गाए जाते हैं। गीत में मौज़ूआत का तनव्वु होता है, इसका मिजाज आशिकाना होता है, मोहब्बत और नगमगी का संगम इस सिन्फ़े सुखन में पूरी लताफत के साथ हुआ है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गीत की सिन्फ दरअसल मौसीकी का एक सौती उसलूब है। गीत की सिर्फ दरअसल मौसीकी का एक सौती उसलूब है, इसमें वो सारी खुसूसियात जो मौसीकी से ताल्लुक रखती हैं जमा हो जाती हैं। नोट कर लीजिएगा, मसलन तरन्नुम, लय, झनकार और थाप वगैरह इसलिए गीत पढ़ने से ज्यादा सुनने में लुत्फ देते हैं। मिसाल के तौर पर मशहूर गीतकार जुबैर रिजवी का ये गीत गौर से पढ़िए। कौन सा गीत सुनाऊं सजनी, कौन सी लय में गाऊं, गीतों का संसार निराला आहे आंसू छाले, कुछ चंदा की सूरत कुछ खुशबू पाले, तू जो चाहे वो मैं गाऊं, कौन सा गीत सुनाऊं, गीत मेरे चंचल और शीतल जैसे नदी के धारे, इतने सुंदर जैसे चमके नील गगन पे तारे, कौन सा तारा तोड़ लाऊं, कौन सा गीत सुनाऊं, गीत कड़कती धूप और पेड़ों का अंगनाई, गीत सुहाने शाम भी और रातों की तन्हाई, किससे तेरा मन बहलाऊं, कौन सा गीत सुनाऊं। गीत के लिए कोई मखसूस मौजू या हयत नहीं होती, बल्कि गीत की शनाख्त उस मखसूस तमद्दुनी और तहजीबी मिजाज से होती है जिसे हम देसी मिजाज कह सकते हैं। गीत ज्यादातर हिंदी या हिंदीउल असल बहरों में लिखे जाते हैं। हफीज जालंधरी, अख्तर शीरानी, सागर निजामी, शकील बदायूनी, कपिल शफाई, मजरूह सुल्तानपुरी और साहिर लुधियानवी उर्दू के मकबूल गीतकार हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले सिन्फ के बारे में, यानी सोनेट किसे कहते हैं। देखिए सभी इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। सोनेट याद रखेंगे फ्रांसीसी शायरी की सिन्फ है। पहली चीज ये जहन में रखिएगा,
ये फ्रांसीसी शायरी की सिन्फ है। क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल आप जहन में बिठा लें। मगरब में सोनेट गनाई शायरी की एक हैत है जिसमें मिसरों की कुल तादाद 14 होती है। ये देखिए, ये भी लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। तो सोनेट जो है फ्रांसीसी शायरी की सिन्फ है। कुल कितने मिसरे होते हैं? 14। सोनेट 14 मिसरों की एक ऐसी नज्म है जिसमें एक बुनियादी जज्बा या ख्याल को दो टुकड़ों में पेश किया जाता है। इसमें पहला बंद 8 मिसरों और दूसरा 6 मिसरों, यानी पहला मुसम्मन होता है और दूसरा मुसद्दस होता है। पहले बंद में 8 मिसरे यानी मुसम्मन और दूसरे में 6 मिसरे यानी मुसद्दस होता है। बात नोट कर लीजिए, अहम चीज, ये सब एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। सोनेट फ्रांसीसी शायरी है। कुल कितने मिसरे होते हैं? 14। पहला दो बंद इसमें होते हैं। पहला बंद 8 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, दूसरा 6 बंद मिसरों पर। चलिए आगे बात करते हैं। पहले 8 मिसरों में ख्याल का फैलाव और बाद के 6 मिसरों में उसकी तकमील होती है। ये भी आप याद रख सकती हैं। अंग्रेजी में सोनेट सिर्फ आइम्बिक पेंटामीटर बहर में कही जाती है, जिससे मुशाबे हमारा वजन मफाइलुन 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 होता है, जो उर्दू सोनेट के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए वो किसी भी बहर में कही जाती है। उर्दू सोनेट को रिवाज देने वालों में अख्तर शीरानी और नून मीम राशिद के नाम लिए जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अजीज तमन्नाई ने इस पर पूरी तवज्जो दी। उन्होंने 1936 में अपनी सोनेटों का मजमुआ बरगे नौखेज, नोट कर लीजिएगा, बरगे नौखेज जो है किसका मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा अजीज तमन्नाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नून मीम राशिद का ये सोनेट गौर से पढ़िए। इसका उन्वान है ख्वाब की बस्ती। मेरे महबूब जाने दे मुझे उस पार जाने दे, अकेला जाऊंगा और तीर के मानिंद जाऊंगा, कभी साहिल वीरा पे मैं फिर न आऊंगा, गवारा कर खुदारा इस कदर ईसार जाने दे, न कर अब साथ जाने के लिए इसरार जाने दे, मैं तन्हा जाऊंगा तन्हा तकलीफें उठाऊंगा, मगर उस पार जाऊंगा तो शायद चैन पाऊंगा, नहीं मुझ में ज्यादा हिम्मत तकरार जाने दे, मुझे इस ख्वाब की बस्ती से की आवाज आती है, मुझे उस पार लेने के लिए वो कौन आया है, खुदा जाने वो अपने साथ क्या पैगाम लाया है, मुझे जाने दे अब रहने से मेरी जान जाती है, मेरे महबूब मेरे दोस्त सब जाने भी दे मुझको, बस अब जाने भी दे इस अर्ज़ बे आवाज से मुझको। इस सोनेट के कवाफी का निज़ाम इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए, तो सोनेट क्लियर हो गया आपको। आगे बात करते हैं हम लोग, तराइले किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, तराइले जो है 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक फ्रांसीसी सिन्फ है। तो सोनेट भी फ्रांसीसी और ये भी क्या है? फ्रांसीसी सिन्फ है। सोनेट में 14 मिसरे थे और तराइले में कितने हैं? 8 मिसरे हैं, नोट कर लीजिए, जिसमें 2 काफिये ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उनकी तरतीब ये होती है, आप देख सकते हैं, अलिफ बा अलिफ अलिफ बा अलिफ बा। इस तरतीब के तहत पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा और सातवां मिसरा और दूसरा, छठा और आठवां मिसरा हम काफिया होता है। पहला देखिए, पहला हो जाएगा, फिर तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, फिर पांचवा और सातवां हम काफिया होते हैं। पहले मिसरे की तकरार चौथे और सातवें मिसरे के तौर पर होती है, जबकि दूसरा मिसरा 8वें मिसरे के तौर पर दोहराया जाता है। इस तरह 5 मिसरों में 2 मिसरों को दोहराकर 8 बनाया जाता है। तराइले का पहला मिसरा कलीदी अहमियत रखता है, यानी इंपॉर्टेंट होता है। आप देख लीजिए, तराइले का पहला मिसरा कलीदी अहमियत रखता है। ये 3 बार दोहराया जाता है और हर बार अपनी जगह मौजू मालूम होता है। झेल की मिसाल से उसकी वजाहत हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन, मेरी हथेली पे रखी हुई है ये दुनिया, हयात एक इसी दायरे में घूमती है, मैं क्या करूं मेरे पीछे पड़ी है ये दुनिया, मेरी हथेली पे रखी हुई है दुनिया, कहीं तो राह का पत्थर बनी है ये दुनिया, कभी कभी तो यही मेरे पांव चूमती है, मेरी हथेली पे रखी हुई है दुनिया, हयात एक इसी दायरे में घूमती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तराइले की बात हो गई। अब बात करते हैं हाइको किसे कहते हैं। देखिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइको, इसे हाको भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, हाको भी कहते हैं। ये दरअसल एक जापानी शायरी है। ये जापानी शायरी की मकबूल हैत है, नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी किसकी? सोनेट और तराइले, वो दोनों क्या थे? फ्रांसीसी सिन्फ शायरी। और हाइको क्या है? जापानी शायरी है, नोट कर लीजिए। हाइको 3 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म होती है।
सोनेट में कितने थे 14, और त्राइले में कितने थे 8 मिसरे, और हाइकू में कितने होंगे 3 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म होती है। इन 3 मिसरों में सिलेबस यानी रुक्न की तादाद मुकर्रर होती है। पहले मिसरे के रुक्न 5 होते हैं, दूसरे के 7 होते हैं, और तीसरे मिसरे के 5 होते हैं। यानी 3 मिसरों में रुक्न की तादाद इस तरह होती है 5 7 5, यानी कुल कितने हो जाएंगे 17। ये तरतीब भी आपको याद रखनी है, मैं आपको बताता हूं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है हाइको के अरकान की तरतीब क्या होगी। 5 7 5 याद रखना। तो कुल कितने हो जाएंगे, हाइको में कुल कितने सालमे होते हैं, कुल कितने अरकान होते हैं, तो याद रखना है 17। मिसाल के तौर पर उर्दू के चंद हाई को मुलाहिजा कीजिए। अजीब सी ये रात है गुजर रही है और उसके दोष पर जनाजे हयात है। हिमायत अली शायर है। इनमें तीसरा मिसरा अहम होता है, याद रखेंगे, इनमें तीसरा जो मिसरा होता है वो अहम होता है। जैसे पीछे भी हम लोगों ने क्या किया, तराइले, उसका पहला जो मिसरा होता है वो कलीदी रोल प्ले करता है। हाइको में आहंग अहमियत रखता है और मौसीकियत से शायर खास कैफियत पैदा करता है। उर्दू में इसके पहले और तीसरे मिसरे में काफिया और रदीफ की पाबंदी की जा रही है, मगर ये जरूरी नहीं। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी चीजें आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अब आप जहन में अपने आप से पूछिए, देखिए हम लोगों ने जिनके जिनके बात की है, वासोक हम के बारे में बात की हम लोगों ने है, शेर आशूब के बारे में हम लोगों ने बात की है, ठीक है, हम लोगों ने बात की है रेख्ती के बारे में, रेख्ती के साथ साथ में हम लोगों ने बात की है सोनेट के बारे में, सोनेट के साथ में हमने बात की है तराइले के बारे में, तराइले के साथ साथ में हम लोगों ने बात की है हाइको के बारे में। तो इन सबको आप रिवाइज कीजिए, अपने जहन में ताज़ा कीजिए कि वासोक की डेफिनेशन क्या है, शेर आशूब की क्या है, रेख्ती की क्या है, सोनेट में कितने मिसरे होते हैं, तराइले में कितने मिसरे होते हैं, और हाइको में कितने मिसरे होते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।